नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद है यानी कि 395 अनुच्छेद, उन सारे को हम शुरू करेंगे, क्योंकि इन सारे को हम शुरू से अंत तक व्याख्या सहित देखने वाले 395 अनुच्छेद को। इसके साथ साथ हम भाग को भी देखने वाले हैं इसमें। तो यह पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 को लास्ट तक देखिए। आपको इसको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं और आने वाले भी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर पसंद आए तो, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बताएं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। बाकी ऐसे अगर इसके अगर सब खंड की बात करते हैं, इसमें क ख ग करके टोटल 400 से भी अधिक अनुच्छेद है, लेकिन मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, उन्हीं को हम देखेंगे। और जो अधिक इम्पोर्टेंट है सब खंड को, उनको भी हम देखेंगे आगे। अगर भाग की बात करते हैं तो इसमें कुल 22 भाग हैं। इनके साथ साथ हम अनुच्छेद के साथ साथ इनके भाग को भी देखेंगे, किस भाग में क्या वर्णित है और कहाँ से कहाँ तक उनके अनुच्छेद है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अनुसूची की, तो 12 अनुसूची हैं। मूल रूप से पहले तो संविधान में, मूल संविधान में 8 थे, अभी 12 हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ और उनका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 है। भाग 1 में यानी कि भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है और कुल इनके 295 अनुच्छेद है। तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसका जो आर्टिकल है भाग 1 में, आर्टिकल 1 से यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको व्याख्या सहित देखते हैं। पहला जो कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और उनका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत, किस भारत अर्थात इंडिया क्या है, एक राज्यों का संघ है। इसके बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 1 में कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है ना। किसी भी स्टेट को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत क्या है, समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि बेजाबते इसमें विलयीकरण के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। लेकिन जबकि अमेरिका क्या है, समझौते का परिणाम है। 13 कॉलोनियों के में से मैंने समझौता करके एक संघ का निर्माण किया। लेकिन भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि सभी राज्यों को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा, भारत। तो ये है अनुच्छेद 1, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं, अनुच्छेद 2 देखते हैं। तो ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि यहाँ वैसे राज्य जो भारत का, यानी कि ऐसा देश, ऐसा भूखंड जो भारत का हिस्सा ना हो लेकिन भारत में प्रवेश करना चाहता हो, तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि के द्वारा राज्य को बनने की अनुमति देगा। यानी कि अनुच्छेद 2 क्या है, किसी भी अगर देश का हृदय पर, यानी कि अगर मान लिया जाए कभी पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो गया और वो भारत का हिस्सा बनना चाहता हो, तो अनुच्छेद 2 के तहत वह भारत का हिस्सा बन सकता है। या कोई भी भूखंड जो भारत में सम्मिलित होना चाहता है, तो संसद उसे विधि के द्वारा अनुच्छेद 2 के तहत भारत का हिस्सा बन जाएगा। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद कहता है 3 विधि, संसद विधि के द्वारा, यानी कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ये वैसे राज्य हैं जो भारत में ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर उनके क्षेत्र में कोई बदलाव करना है, उनके नाम में परिवर्तन करना है, या उनको या फिर उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, उसके क्षेत्र को घटाना है, बढ़ाना है, तो इन सारे कामों को, जैसे अगर हम तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को बनाना, ये सारे अनुच्छेद 3 के तहत संसद साधारण बहुमत के द्वारा इसे
पास कर नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमा नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो आपको अनुच्छेद 3 समझ में आया। अब यहाँ अनुच्छेद 4 नहीं है, मैं 4 बताऊंगा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है अगर कोई अनुच्छेद मतलब अगर कोई कार्य अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई संशोधन हो रहा है तो वह भारतीय तो वह 368 यानी कि संविधान संशोधन के तहत नहीं होगा। यानी कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 यानी कि अगर कोई क्षेत्र भारत में आ रहा हो या किसी क्षेत्र का नाम परिवर्तन हो रहा है तो वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। यानी कि भारत के संविधान संशोधन 368 में है, वो में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि 368 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि 2 और 3 में जो कार्य हो रहा है वो 368 के तहत नहीं होगा। आगे हम देखते हैं भाग 2। भाग 1 हम लोग देख लिए 1 से 4 तक। भाग 2 क्या कहलाता है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। आपका यहाँ भी से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से। नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में है। नागरिकता का अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 है संविधान के आरंभ पर नागरिकता। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान बना। तो संविधान बनने के बाद भारत के राज्य के लोगों को यानी कि भारत के लोगों को नागरिकता देने की बात हुई। उसी का ये मतलब प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 5 के तहत। यानी कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या जिसके माता पिता भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था तो उन सारे को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ नागरिकों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से यानी कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए हो, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए मतलब जो पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में जो भारत आए उनको नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यानी कि जो व्यक्ति अगर मतलब संविधान के पाकिस्तान बंटवारा के समय जो चले गए हों, यानी कि एक डेट दिया हुआ है 1 मार्च 1948 के बाद वो पाकिस्तान चले गए हों तो उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में वर्णन है। जैसे अप्रवासी भारतीयों के बारे में इसमें बात कही गई है। OCI कार्ड धारक, OPI यानी कि समुद्र पारीय जो लोग रहते हैं उनके बारे में इसके बारे में ये प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में अनुच्छेद 9 में चर्चा है। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना के बारे में इसमें बताया गया। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 की बात करते हैं तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। यानी कि नागरिकता के अधिकार को वो समय समय पर संसद विधि के द्वारा उसको कर सकते हैं। संसद के इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। इसके अनुसार ही नागरिकता के सारे प्रावधान यहाँ दिए गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मूल अधिकार। तो हम भाग 1 देखें, भाग 2 देखें। मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में। भाग 3 क्या कहता है? मूल अधिकार को। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर आपको इसमें 32 तक आपको मूल अधिकार मिलेंगे। चलिए देखते हैं तो एक एक करके। अनुच्छेद 12
अनुच्छेद 12 क्या कहता है? ये अनुच्छेद 12 जो है, इसमें राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होगा, यानी कि राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग होगा, नाम होगा, इतने लोग होने चाहिए, यानी कि राज्य का व्याख्या किया गया, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 को बताया गया है। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है और कहा गया है ये, या न्यायिक पूर्णावलोकन इसी अनुच्छेद में, सॉरी, ये राज्य की परिभाषा दिया गया अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने पर विधियों का शून्य होना। ये जो अनुच्छेद है, इसे कहा गया है न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति प्रदान दिया गया है इसमें। इसे मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहा गया है। किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके तहत किसी भी विधि को शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों को के असंगत होगा, मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, और इसके विरुद्ध हम न्यायालय जा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। किसके विरुद्ध? अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी कि आपके मूल अधिकार अगर आपको कोई नहीं देता है, उसमें कोई किसी तरह का अथी होता है, तो आप उसके विरुद्ध आप न्यायालय जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं समता का अधिकार, जिसमें आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मिलेगा। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, यानी कि विधि यानी कि कानून, यानी कि भारत के सभी व्यक्ति को कानून के लिए सभी समान है, समान विधि समान संरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी किसी को विभेद नहीं करेगा, उस पर प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरियों में, यानी कि लोक नियोजन के में अफसर की समानता, यानी कि किसी में हम भेद नहीं कर सकते हैं, अफसर में समानता की बात कही गई है। लेकिन राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के सभी व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, ऐसा बात कहा गया अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत वगैरह का अंत किया गया अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कहा गया है, यानी कि उपाधियों का अंत से समझ में आता है, यानी कि इसके अनुसार राज्य सेना संबंधी सम्मान के सिवा कोई सेना या शिक्षा संबंधी अधिक सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा और सेना संबंधी अधिकार के उपाधि के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अगर वह करेगा तो वो सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से आप किसी भी देश से किसी भी तरह का उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अब बहुत इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर आपको 22 तक, आपको अनुच्छेद 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयों पर कुछ अधिकार, हम इसको डिटेल करते हैं। अनुच्छेद 19 में के द्वारा 6 प्रकार के मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। हर व्यक्ति को 6 प्रकार के मूलभूत स्वतंत्रता किसके अनुसार? अनुच्छेद 19 के अनुसार। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने विचारों को, दृष्टिकोणों को व्यक्त कर सकते हैं। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि इस तरह के जानने का अधिकार दिया गया है। ये सारे किस में है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी। आपके कहीं से कई बार आपके क्वेश्चन आया प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19 यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब दूसरा है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने का स्वतंत्रता, ये दिया गया अनुच्छेद 2 के तहत।
तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में आवाज संचरण करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी घूम सकते हैं। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 प्रकार के मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? ये कहता है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में, यानी कि ये अगर दोष सिद्धि के संबंध में, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम दोहरे दंड से संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि किसी अपराधी को एक दंड के लिए एक ही बार सजा दिया जा सकता है, ये बताया गया है। और क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं कर सकतेगा, ये अनुच्छेद 20 कहता है। और क्या कहता है ये? यानी कि कोई ऐसी विधि यह ऐसी विधि को बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस समय कोई अपराध किया हो तो उसी समय के कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी, नहीं ये नहीं कि उनको बाद में जो कानून बना उसके अनुसार। तो अनुच्छेद 20 आपको समझ में आया। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को से वंचित नहीं किया जा सकता है, केवल विधि के प्रक्रिया के अनुसार ही उसको वंचित किया जा सकता है। इसमें विदेश जाने का भी अधिकार दिया गया है इसी के अनुच्छेद 21 में ही। और देखिए अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि अगर कोई ऐसा चीज़ जिससे आपके प्राण को संकट है तो आप उसके विरुद्ध जा सकते हैं। जैसे आपको प्रदूषण मुक्त जल और वायु उपयोग करने का अधिकार है, जीने और मरने का अधिकार है, परंतु धारा 309 के तहत इसे आत्महत्या अपराध घोषित किया गया, ये अलग है। धूम्रपान निषेध, ये भी आपको अनुच्छेद 21 के तहत आया है। महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न पर अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21। और देखिए अनुच्छेद 21 में ही अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि अनुच्छेद 21 के काम में ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार दिया गया है। यानी कि इनको ये समझ में आ गया अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि अगर आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है आपको, अपने रुचि से वकील से परामर्श लेने का अधिकार है, और गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार है, जिसमें आने जाने का समय छोड़कर। तो ये अनुच्छेद 22 कहता है। अब अनुच्छेद आगे देखते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 23 कहता है के द्वारा मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार बलात्सरम प्रतिषेध किया गया। यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप जबरन काम नहीं करा सकते हैं, यानी कि उसी को बलात्सरम करते हैं। बलात्सरम आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, यानी कि बेगार नहीं करवा सकते, बेगारी नहीं करवा सकते। दास प्रथा, बेगार अथवा बलात्सरम, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं करवा सकते हैं। स्त्री एवं बच्चों को अनैतिकता व्यापार नहीं कर सकते हैं, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। ये सारे अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के बारे में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में के नियोजन में निषेध बताया है।
यानी कि इस तरह के कारखाने वाले चीज़ों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को अगर नियोजित करते हैं तो एक अपराध होगा, आप जेल जा सकते हैं। अगला है धर्म की स्वतंत्रता। इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। चलिए पहला देखते हैं अनुच्छेद 25। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया, यानी कि धर्म के आवाद को मानने, संचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार दिया गया। यानी कि इसके अंतर्गत ही सिखों को कृपाल रखने का, यानी कि जो चाकू जैसा रहता है उसको रखने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 के तहत। यानी कि अनुच्छेद 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको आचरण को, यानी जैसे टोपी लगा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, ये सारा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के संबंध में प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि अगर आप धार्मिक कार्यों के बारे में आप प्रबंध कर सकते हैं, यानी कि जैसे यज्ञ वगैरह किसी और चीज़ का आयोजन करवा सकते हैं धार्मिक कार्यों का, ये अनुच्छेद 25 कहता है। 26 कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट कार्य की अभिवृद्धि के लिए करों के संवाद में स्वतंत्रता। अब कहता है अनुच्छेद 27 यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि के लिए व्यय किया गया। यानी कि किसी को आप जबरन किसी धर्म के लिए चंदा यानी कि पैसा आप नहीं ले सकते हैं, इसकी बात अनुच्छेद 27 में की गई है। अनुच्छेद 28 कहता है कि राजनिधि से, यानी कि कुछ शिक्षण संस्थाएं जो राजनिधि से चल रहा है, पूर्णतः पोषित है, उसमें धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर निषेध। यानी कि आप किसी भी मतलब वैसा स्कूल या कोई ऐसा संस्था जो कि राजनिधि के द्वारा चल रहा है, उसमें आप किसी विशेष धर्म का प्रचार यानी कि शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 29 से लेकर 31 तक है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक, यानी कि जिसकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित कर सकता है, आप उसका ये अधिकार है। आगे अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानें स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है। उसके अनुसार भाषा, धर्म व अधिकार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 31 जो कि था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और इसे 300 अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर एक विधि का अधिकार बना दिया गया है। इसको अनुच्छेद 30 के क में यानी कि भाग 12 में रखा गया है। आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक आपको दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ कई बार आया है आपके एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 कहता है, देखिए क्यों कहा गया है इसके लिए, ये हम इसकी बात थोड़ा सा हम और देखते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में कि
आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा? तो इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, इसी अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर या वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तथा 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध और चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। ये 5 तरह के रीट आपके मूल अधिकारों के उल्लंघन होने के बाद न्यायालय 5 तरह का, अगर कोई व्यक्ति को अब जबरन राज्य मतलब बंदी बना लिया है तो आप न्यायालय उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी कर सकता है। तो इस तरह के 5 अधिकार को वर्णित किया गया है अनुच्छेद 32 में। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय बताया। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद निम्न वर्गों के संबंध में कहता है, भाग 3 द्वारा, अनुच्छेद 33 कह रहा है भाग 3 में द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने का उपरांतरण करने की संसद की विधि। यानी कि संसद निम्न वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनके अनुशासन सुनिश्चित करने के नियोजन के विधि द्वारा यह अवधारित करता है। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 कहता है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन। यानी कि अगर कहीं भी किसी भी राज्य क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो संसद विधि के द्वारा भाग 3 के मूल अधिकारों को निरस्त कर सकता है। ये इसकी बातें कही गई है। अनुच्छेद 35 भाग 3 में उपबंधों प्रभावी करने के लिए विधान है। यानी कि अस्पृश्यता तथा बलात्श्रम के लिए संसद ने इस अनुच्छेद के अंतर्गत तहत दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि संसद यह अपेक्षा की गई कि वह कार्यों के लिए जिन्हें करता है बलात्श्रम, उसके लिए कानून बनाया है। तो ये थे अनुच्छेद। यहाँ तक अपन अनुच्छेद 35 तक आप लोग देख चुके हैं। अनुच्छेद 36 से हम देखने वाले हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक है आपके भाग 4। भाग 3 तक हम लोग देखे थे। भाग 4 की बात करेंगे तो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति माने नियम और निर्देशक तत्व, यानी कि ये टोटल ये जो नीति भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें 36 से 51 तक आता है। अभी हम थोड़ी सी बातें करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये क्या है? सबसे पहले तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और क्या है? ये एक राज्य को एक तरह का आईना दिखाता है कि कैसे किसी लोक कल्याणकारी राज्य की कैसे स्थापना की जाए, यानी कि लोगों को कैसे कल्याण किया जाए, इसके लिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया है, जिसमें 36 से 51 तक नियम और कानून है कि कैसे आप राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। राज्य अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम देख रहे हैं। भाग 4 देख रहे हैं। भाग 3 तक हम लोग देख चुके हैं। भाग 4 तो देखिए 36 क्या आता है? ये जो अनुच्छेद 12 था वही अनुच्छेद 36 है, क्योंकि इसमें ये भी राज्य क्या होता है इसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में भी मिलता है, अनुच्छेद 36 में भी। तो राज्य की परिभाषा आपको अनुच्छेद 36 में मिल जाता है। तो अनुच्छेद 36 में क्या है? तो राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 27 देते हैं। कहता है अनुच्छेद 27 भाग 4 में अंतर्गत लागू तत्वों को लागू होना, अर्थात राज्य का कर्तव्य है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि आप भाग 3 यानी कि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये परिवर्तनीय नहीं है। तो ये अनुच्छेद
27 अनुच्छेद 28 देखते हैं। अनुच्छेद 37 की बात कर रहे हैं हम, मिस हो गया कि अनुच्छेद 27 ने 37। अनुच्छेद 38 देखते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। यानी कि राज्य को ये बताया कि कैसे आप लोक कल्याण कर सकते हैं, यानी कि कैसे अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और सुविधाओं को आप कर सकते हैं। इसके बारे में अनुच्छेद 38 में व्यवस्था, अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था की गई है। अब अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 देखते हैं। कहता है अनुच्छेद 39 के तहत यह निर्देश दिया गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी में अनुच्छेद 39 के क में जोड़ा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो ये थे अनुच्छेद। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का चर्चा की गई है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो देखिए, अब कहा गया है, देखिए, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा का पा सके एवं बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्था आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, इसकी चर्चा की गई है। इसके बारे में ये चर्चा की गई अनुच्छेद 41। अनुच्छेद अगर 42 की बात करते हैं तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध प्रबंध। यानी कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध कराएगा। ये अनुच्छेद 42 कहता है। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं तो ये इसी के तहत मनरेगा आता है, यानी कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का ये करेगा कि कैसे उसको मजदूरी वगैरह काम मिल सके। इसके लिए राज्य में मनरेगा वगैरह चल रहा है। यानी कि आपको इस वहाँ के राज्यों के लोगों के लिए काम उपलब्ध कराने की बात कही गई है। जैसे राज्य का यह भी प्रयास होगा कि गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करेगा। यानी कि इन सारी बातों को, यानी कि मनरेगा राज्य इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए दिशा को प्रयोजित करेगा। यानी कि मनरेगा का भी अनुच्छेद 43 में वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 43 के क में देखते हैं, कहा गया है उद्योग के प्रबंध में कारीगरों का भाग लेना। ये भी अनुच्छेद 42 के क में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 के ख में 57वां संविधान संशोधन द्वारा 2011 के अंतर्गत इसको भी जोड़ा गया है। इसमें क्या है, इसमें जोड़ा गया है कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंध को प्रोत्साहित करेगा। यानी कि इसे 43 के ख में जोड़ा गया 57वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। अब अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो ये समान सिविल संहिता, यानी कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में चर्चा की है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 देखते हैं। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराने की व्यवस्था करेगा, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। यह एक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकारों की स्थिति प्रदान करेगा। ठीक है, राज्य
यानी कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। इसकी बात अनुच्छेद 45 में की गई है। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि। ये देखिए, यहीं पे आपको SC ST की बात कही गई है, यानी कि रिजर्वेशन की बात कही गई है। तो देखिए, जनता राज्य जनता के दुर्बल वर्ग, विशेषता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष संवाधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण के लिए उसकी रक्षा करेगा। तो अनुच्छेद 46 क्या है? रिजर्वेशन, SC ST के रिजर्वेशन की बात कही गई अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर पर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का निर्णय। देखिए, अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने वाले अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों, पेय पदार्थों तथा अन्य पदार्थों के सेवन। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो अनुच्छेद 47 यानी कि यहीं पे शराबबंदी की बात कही गई है। यानी कि अगर पेय पदार्थों को अगर राज्य चाहे तो इसी अनुच्छेद 47 के तहत राज्य में शराबबंदी कर सकता है, इसकी बात कही गई है। यानी कि देखिए, आप मैं बता रहा हूँ, कहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पादप द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। अगर राज्य चाहे तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य में शराबबंदी करेगा। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। यानी कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए उसके वध रोकने के लिए। यानी कि आप कह सकते हैं अनुच्छेद 48 क्या कहता है? बीफ बंदी। यानी कि अनुच्छेद 47 शराबबंदी और अनुच्छेद 48 बीफ बंदी, यानी कि जो गाय हत्या पर रोक, ये अनुच्छेद 48 बताता है। अनुच्छेद 48 के क में कह सकता है राज्य का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन जीवों की रक्षा। यानी कि कह सकता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 48 का जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 49 की बात करते हैं तो इसके तहत प्रत्येक स्मारक स्थानों को, वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 का है कार्यपालिका, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात कही गई। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और अभिवृद्धि की बात कही है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और भारत की विदेश नीति की चर्चा अनुच्छेद 51 में है। और अनुच्छेद 51 की बात हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसके बारे में अनुच्छेद 51 से आगे 100 तक हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो इस पार्ट के लिए धन्यवाद।